लाहौर की दुनिया का कोई मेहमान हो और वो ख़ास ना हो, ये हो नहीं सकता। आज हम जिस जगह पर मौजूद हैं इसकी एक तारीखी हैसियत है। म्यूज़िक, फ़न्ने गायकी के हवाले से मून मार्केट इकबाल टाउन में फारूक स्टूडियो मौजूद है, जहां पर मलका तरन्नुम नूर जहां अपने कितने ही गीत यहां पर रिकॉर्ड करने के लिए आती रही हैं। और इस जगह पे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उनकी वाहिद गंडाबंद शागिर्द जो यहां पर मौजूद हैं। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं प्रोग्राम मेहमान खास में। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह के, आपकी दुआएं हैं। अच्छा, आपका ताल्लुक साहिवाल से? जी जी, लाहौर आई जी। और मैडम नूर जहां की गंडाबंद शागिर्द हुई, जो वाहिद हैं आप। जी, वाहिद शागिर्द। कैसे हुआ ये? बस ये समझ लें कि मुझ पे अल्लाह की मेहरबानी थी, वगरना तो आपको पता है, सब लोग जानते हैं कि मैडम नूर जहां जी ने पूरी ज़िंदगी में, पूरे अपने कैरियर में किसी को गंडाबंद शागिर्द नहीं किया, जो कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुझ पे उनकी नज़र करम थी। और मैंने उनको कहा कि मैं आपकी शागिर्द होना चाहती हूँ। वैसे मेरे प्रोग्राम काफ़ी वो पीटीवी पे देखती थी, सुनती थी, क्योंकि पीटीवी पे एक दो प्रोग्राम ऐसे चले, जैसे एक रिमझिम था, उसमें बहुत ज़्यादा मैडम के गाने मैंने गाए, पुराने पुराने, जो जिसका अभी रिकॉर्ड भी नहीं मिलता, वो गाने मैंने गाए। उसके बाद मौसीकार एक प्रोग्राम चलता था, फ़न और फ़नकार, यानी ये जो प्रोग्राम थे उसमें मैडम के बहुत ज़्यादा मैंने नए भी और पुराने भी गाने रीमिक्स किए। तो फिर वो भी सुनती रहती थी और मुझे उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा गाती हो, अगर आप इतना गाती हो तो ठीक है, मैं आपको शागिर्द कर लेती हूँ। तो उन्होंने शागिर्द मुझे कर लिया। क्या वजह थी कि उन्हें किसी दूसरी गुलकारा में वो चीज़ें नज़र नहीं आई कि आपके अलावा उन्होंने शागिर्द नहीं किया? देखिए, बात ये है कि एक तो मैंने शागिर्दी से पहले भी बहुत ज़्यादा अदब किया उनका। कितनी बड़ी महफिल होती थी, जहाँ भी जाती थी मैं उनके बराबर कभी नहीं बैठी थी, मैं नीचे ही बैठी थी, हालांकि मैं उस वक्त शागिर्द भी नहीं थी। दूसरा ये कि आपको पता है कि मलका तरन्नुम नूर जहाँ इंडस्ट्री में काम करती थी, उनको हर किसी की खबर होती थी कि फ़लाँ क्या कर रहा है, फ़लाँ म्यूजिशियन क्या कर रहा है, फ़लाँ सिंगर क्या कर रहा है। तो मेरे बारे में उन तक खबरें पहुंचती रहती थी कि वो बहुत बाअदब है और आपको बहुत चाहती है और प्यार करती है। बस यही वजह हो सकती है। दूसरा, मैंने पहले भी बताया कि बहुत ज़्यादा गाने मैंने उनके गाए भी थे। एक उनके बारे में तासुर ये भी है कि वो जब गाती थी, इंडस्ट्री में गाने गाती थी, तो उनकी कोशिश होती थी कि उनके अलावा कोई ना गाए। ऐसी थी बात? नहीं, देखे उनके जब वो गाती थी पूरे अरूज पे थी, तो और भी सिंगरें थी, जैसे नसीम बेगम साहिबा थी, माला बेगम थी और नाहिद नियाज़ी गाती, उनके दौर में गाते रहे सब। किसी पे उन्होंने कभी कोई, हाँ ये बात है कि घर में भी आप देख लें कि कोई बड़ा हो, उसका अगर अदब ना करें या उनको सलाम ना करें तो वो बड़ा जो घर में है बुज़ुर्ग, वो बुरा मान जाता है कि इसने मुझे सलाम। इसी तरह मैडम नूर जहाँ तो इंडिया से काम करती आई थी, वो तो सारी इंडस्ट्री से सीनियर थी, तो वो अगर उनसे कोई सलाम नहीं करता था या उनको इग्नोर करके गुजर जाता था तो ज़ाहिर है उनको तो फिर गुस्सा आता था। नाहिद अख्तर के साथ उनका सुना है कि कोई इख्तलाफ था, एक दो म्यूज़िक डायरेक्टर भी थे जिनको उन्होंने कहा कि आप इनसे गाने ज़्यादा क्यों गवा रहे हैं। ये एक ह्यूमर है, एक नहीं, सुना तो मैंने भी था, सुना तो था, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि उनको कोई इग्नोर करता था ना, तो ज़ाहिर है उनका गुस्सा आ जाता था। वो कहती थी कि ज़ाहिर है मैं अगर हूँ तो मैं भी ये चाहूँगी कि मैं ज़रा ज़्यादा काम करूँ सबसे, माफ़ी के साथ। लेकिन उनका तो हक बनता था, अगर वो चाहती कि मेरे एक फिल्म में 4 गाने हों, हाँ, तो दूसरे के हों सिंगर के, तो कोई इतराज़ नहीं। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा भी टाइम आया कि 2 नूर जहाँ के गाने और बाकी 4 दूसरी सिंगरों के गाने, तो उससे तो फिर वो गुस्सा करती थी। अच्छा, आपने उनका गाने का अंदाज भी अपनाया और उनके लिबास को भी अपनाया। अब तो साड़ी का रवाज नहीं है, हाँ, इतना ज़्यादा जो गुलकारें हैं साड़ी नहीं पहनती हैं। हमने जब भी आपको देखा आपने साड़ी पहनी और उन्हीं का अंदाज की तरह बाल बनाए। देखिए, उस्ताद जो होता है ना, वो हर तरह से उस्ताद होता है, यानी उनके पहनावे को, उनकी अदा को,
उनके गाने को, गायकी को, ये सब कॉपी करना पड़ता है। तो मलका तरन्नुम नूरजहां की गायकी को आप अपनाती हैं, उनके लिबास को अपनाती हैं, ज़ाती ज़िंदगी में भी उनको कभी कॉपी करती हैं, उनका जो लाइफस्टाइल था, रहन सहन था? देखिए, घर में तो हर बंदा जो है वो अपने अंदाज से रहता है, लेकिन घर में भी मुझे मेरे बच्चे या कोई कह देता है कि आप तो ये मैडम की तरह कर रही हैं। अच्छा। तो वो कुदरती आ जाता है, जो इंसान के दिमाग में हैवी हो ना बंदा या कोई भी, तो वो उसका अंदाज ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो वो कई मुझे कहते हैं कि आप ऐसे बातें करती हैं, ऐसे हाथ करती हैं, घर में भी तो आप मैडम की तरह करती हैं। मैंने कहा भाई उनकी तरह तो कोई हो ही नहीं सकता, ना गाने में ना किसी चीज़ में, और ये हकीकत बात है। तो मैं तो बहुत एक छोटी सी फनकारा हूँ उनके सामने। आप ये बताएं कि जब आप गंडाबंद शागिर्द हुई तब क्या हुआ था, कैसी हुई थी तकरीब, कौन कौन था उसमें? तकरीब तो बहुत बड़ी हुई थी, क्योंकि मलका तरन्नुम नूरजहां जी का लेवल को देखते हुए मैंने वो होटल में उसके रखी तकरीब, और तमाम गाने वाले लोग वहाँ पे, बजाने वाले लोग वहाँ पे, कोई म्यूजिशियन ऐसा नहीं था जो वहाँ पे मौजूद नहीं। इंडस्ट्री पूरी वहाँ पे आई हुई थी, बहुत बड़े बड़े नाम थे उसमें। ये आइडिया किसका था, किसके ज़हन में ख्याल आया कि इस तरह की तकरीब करें? और यकीनन उस दौर में पैसा भी बहुत लगा आप हुआ। यकीन करें कि मेरा खुद का ही आइडिया था। उस तकरीब की बात करते हैं, उसमें वो आपने एक थाल पकड़ा हुआ है हाँ जी। हाथ में, और आप मैडम के कदमों में बैठी हुई हैं, बिल्कुल। और उसमें पैसे रखे हुए हैं। तो क्या शागिर्दी के लिए ये कोई पैसे की नज़र देना ज़रूरी होता है, या जरूर। मैडम की डिमांड नहीं थी? नहीं नहीं नहीं, मैडम की डिमांड नहीं थी। उस्ताद की एक तो नज़र होना लाजमी है कि उनके लिए चाहे आप 10 रुपये रखें, ये आपकी हैसियत की बात है। और उसमें ये था कि थाल में उनका नजराना अलग था, और जितने भी म्यूज़िक के लोग आए हुए थे, मैडम ने ये कहा कि आपने सबको इनको नज़र देनी है आपने। अच्छा। वो उस वक़्त 5-5 हज़ार सबको नज़र दी। तो आपका कितना खर्चा हुआ होगा उस दौर में? बस खर्चे की कोई बात नहीं, ज़िंदगी में अगर मुझे कुछ मिला है तो वो मैडम की शागिर्दी में मिला। उसमें मेरा चाहे उस वक़्त करोड़ भी खर्च हो जाता तो वो भी कम था। अच्छा, उस्ताद आपकी मैडम थी और आपको फ़ख्र है, पूरी दुनिया को, पाकिस्तान समेत सबको फ़ख्र है उन पे। उनको कितना फ़ख्र था, कितना वो प्राउड फील करती थी, और उस तकरीब में उन्होंने क्या अल्फाज बोले थे? मेरे लिए यही कहा कि बेटा सबसे पहला जो सबक है ना वो है अदब, सबका अदब करो। दूसरा ये कि अब आपको मुझसे सीखना पड़ेगा। अब तो आप, और मैडम के ये अल्फाज थे कि आपने तो हमें ख़रीद लिया, अब तो आपको सीखना पड़ेगा। मैं अपने उस्ताद गामा खान साहब की, मैं इनकी ड्यूटी लगाती हूँ, ये बाकायदा तौर पे आपको इनके बेटे और ये खुद ये जाएंगे आपके घर पे, और आपको जो मुझे सिखाते हैं वो आपको सिखाएंगे। और गाहे बगाहे ऐसा भी होता था कि मैडम शागिर्दी के बाद मैं घर चली जाती थी, लेकिन फ़ोन करके जाती थी। अच्छा। ऐसे कभी नहीं गई। कभी ऐसा हुआ है मैडम आपके सामने बैठी हों और आपने उनकी फरमाइश पर या उनका कोई गाना या अपना कोई गाना सुनाया हो? ऐसा इत्तेफाक हुआ है, लेकिन आप हैरान होंगे सुन के कि मैडम ने मेहदी हसन साहब की दावत की, उनका खाना किया, मुझे फ़ोन किया कि आप आ जाओ, मैंने मेहदी साहब का खाना किया। तो मैं चली गई। तो अज़रा जहाँ को भी बुलाया, उस वक़्त साइमा का इतना नाम थे नहीं था, इतना गाती नहीं थी। म्यूजिशियन ताफ़ो बरादरान भी बैठे हुए हैं। पहले खाना वाना हुआ, और ये देखे कैसी बात है कि मैं तो उनके बराबर बैठती नहीं थी, चाहे जितनी बड़ी महफ़िल हो, घर में भी नहीं बैठती। घर में एक दफ़ा का जिक्र है, वो बीच बीच में बात आ गई तो आपको बताने लगी हूँ कि मैडम के घर में जब जाती थी, कहती अब तो इधर बैठ जाओ सोफ़े पे, अब तो कोई नहीं देख रहा। मैंने कहा मैडम जी, मैंने ऐसे हाथ जोड़े, मैंने कहा मैं लोगों को दिखाने के लिए ये अदब नहीं करती, मैं दिल से आपका अदब करती हूँ। अगर इतनी बड़ी महफ़िल में आपके कदमों में बैठी हूँ तो घर पे भी कदमों पे बैठ, अपनी नौकरानी को कह,
ए बानो एक पीढ़ी बनवा ले तेरा नमाज क्योंकि तेरे ऊपर बैठती नहीं। खैर वो खाना ख़त्म हुआ तो फिर मैडम जी ने म्यूजिशियनों को बुला लिया और मुझे कहने लगी कि आप गाएं। मैंने हाथ जोड़ दिए, मैंने कहा 2 इतनी बड़ी हस्तियां बैठी हैं, मैं आपको क्या सुनाऊंगी, मैं क्या गा सकती हूँ आपके सामने। एक तो मैडम नूर जहाँ ईमान, ऊपर से मैं नहीं गाओ, मैं जो तुम्हें कह रही हूँ गाओ। फिर वो उन्हीं की गज़ल मैंने तरन्नुम की गाई उस वक़्त, 1-2 और भी गाने गाए। कौन सी थी वो, हमें रात फैली है तो थोड़ी सी हमें सुना देना, कैसे आपने गाया था? वो तो एक समा था ना कि वो खौफ भी था ज़हन में कि सामने कौन बैठा हुआ है जिनके सामने मैं गा रही हूँ। रात फैली है तेरे सुर में आंचल की तरह, चांद निकला है तुझे ढूंढने, वाह, पागल की तरह रात फैली। अच्छा, मैडम का एक और पहलू भी था कि लोगों से हमने सुना है कि गाती तो वो जैसा थी सबके सामने, हमें भी पता, लाजवाब और लाजवाब गाती थी। खाना बनाने का भी उनको बड़ा शौक था, मतलब खुश खुराक भी थी और मेहमान नवाज भी थी। बहुत मेहमान तो खाने नवाज भी तो कभी बहुत इत्तेफाक थी। हुआ आपको किचन में ले गई मैं हो? आपको बताऊं कि मेहमान नवाज इतनी थी वो, मैंने जब भी देखा है, क्योंकि मैंने पहले बताया ना कि मैं फ़ोन करके जाती थी उनके घर। तो मेरा बेटा एक दिन कहने लगा कि मैंने भी जाना साथ, वो स्कूल में पढ़ता था उस वक्त। वैसे ही आया स्कूल से तो यूनिफॉर्म, आपको पता है कि बच्चे जब स्कूल से आए किसी की टाई खुली होती है, किसी की जुराब नीचे होती है, ऊपर होती है। तो मैंने कहा मैंने इस हालत में तुम्हें नहीं लेके जाना, मैं मैडम के घर जा रही हूँ उनसे मिलने, तो मैं नहीं लेके जाऊँ। खैर वो ज़िद करके बैठ गया। मैंने कहा अच्छा बैठ गए हो, अब आपने अंदर नहीं आना, आपने गाड़ी में ही ऐसी चला के उधर ही बैठना है, आपने नहीं अंदर आना। कहता ठीक है अम्मी मैं नहीं आऊँगा। अब मैं अंदर गई, काफ़ी घंटा 1.5 हो गया, खाना वाना लगा टेबल पे। तो मैडम कहती नी बानो तरन्नुम वास्ते ज़रा वो 3 मुँह वाला पराठा बनाए ना वो बड़े शौक से खाती थी। 3 मुँह वाला पराठा बनाओ। तो खाना शुरू हो गया। तो अच्छी मियाँ साथ, आपको पता है कि मैडम के हर वक्त साथ। तो मैंने उससे कहा बुला के, मैंने कहा अच्छी मियाँ इधर आ। मैंने कहा मेरा बेटा बाहर बैठा हुआ है, तो आप उसको एक प्लेट में खाना डाल के दें, बस स्कूल से आए। मैडम कह क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा जी नहीं कुछ नहीं। नहीं बताएं अच्छी मियाँ, आप बताएं क्या बात है। वो कहने लगा कि तरन्नुम का बेटा बाहर गाड़ी में बैठा है। आप यकीन करें कि खुदा की कसम उसी वक्त उठ के खड़ी होगी और सीने पे ऐसे हाथ रख कर हाय मैं मर जावा। हाँ ते तू उदों दा उन्होंने गड्डी च बिठाया है। वाह। मैं कहा जी स्कूलों आया, ਉਹਦੀ हालत नहीं सी ठीक, तो मैं कि उवें नाल आ। नहीं बुला के जा, अच्छी मियाँ बुला के लिया, अंदर बुला के लिया। मैडम दे अपने तरन्नुम दे बेटे ने अंदर बुला के लिया। वो अंदर आ गया, उसका मुंह सिर चूमा, साथ बिठा के खुद बुरकियाँ तोड़ तोड़ के ना उसके मुंह में डाल दी। वाह। और मेहमान नवाज ऐसी थी, कोई भी आ जाता था, जब भी मैंने देखा उनके लिए चाय, पेस्ट्री,
पेटिस वगैरह हर चीज़ वो उनके सामने, किसी को ऐसे नहीं जाने देती थी। और ख़ुद तो वो माशाल्लाह खुश खुराक थी, उन्होंने परहेज़ ही नहीं कभी किया। उनको शुगर भी थी, हार्ट की भी प्रॉब्लम थी, परहेज़ नहीं करती थी, बस वो खाने की शौकीन थी। और क्या बताऊँ आपको उनके बारे में कि क्या क्या मिस करती हैं प्यार उनको? बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मैं कहती हूँ कि देखें, लोगों की इतनी इतनी उम्रें हैं, लोग जी रहे हैं, अगर खुदा उनको भी 10-12 साल और ज़िंदगी दे देता तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जैसे अल्लाह को मंजूर। अच्छा, वैसे उनके बाद, आपके बाद, शागिर्दी उस्तादी के बाद ये सिलसिला ख़त्म हो गया, अच्छे गाने वाले नहीं जी रहे। जी। अब क्या हुआ म्यूज़िक को? ना कोई मलका रही, ना कोई तरन्नुम रही। देखिए, जब तक सुनने वाले हमारे सुनते थे, लेकिन कुछ ना कुछ अभी भी लोग हैं, क्योंकि मैं तो अभी तक गा रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो अभी सुनने वाले हैं तो मैं गा रही हूँ। सुनने वाले जब नहीं रहेंगे, या जो उतनी तादाद में नहीं रहे, इसीलिए गाना भी कम हो गया। और जो दौर अब चल रहा है, आपको पता है कि वो सिंगिंग कम और डांस ज़्यादा, तो वो हम लोगों ने तो किया नहीं हुआ, हमने सीखा ही नहीं ये बात ठीक है कि अब गाना सुनाया नहीं जाता, दिखाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक अजरा जहाँ और साइमा जहाँ के बारे में भी है कि वो मैडम की करीबी अजीज़ा थी, रिश्तेदार थी। जी ये जी बात जी, ठीक है, और उन्होंने उनसे भी सीखा? नहीं नहीं, सीखा नहीं है, लेकिन अजीज़ा हैं करीबी उनकी, लेकिन सीखा किसी ने नहीं। अच्छा, उनकी गायकी कैसी है? आप लगता है कि नहीं, गायकी उनकी भी अच्छी है, अच्छा गला काम करता है। साइमा का भी, अजरा का भी अच्छा गाती हैं वो, क्योंकि खून तो उसमें शामिल है ना मैडम नूरजहां जी का। तो नसीबों के बारे में आपका क्या ख्याल है? नसीबों देखे, वो अपने नसीबों का खा रही हैं। हाँ, वो नसीब की बात है, वरना ना तो अब मैं क्या करूं, अच्छी सिंगर है, लेकिन आवाज़ ना तो मैडम से मिलती है, ना किसी और सिंगर से मिलती है, उसकी एक अपनी मुनफरिद सी आवाज़ है। अगर मलका तरन्नुम जिंदा होती और नसीबो लाल भी गा रही होती, हुमैरा अरशद भी गा रही होती, सायरा नसीम भी गा रही होती, तो इनको वो क्या कहती? आप तो उनकी तबीयत से वाकिफ़ हैं, इनके बारे में उनके क्या ख्यालात ये होते ना थे? समझे कि ये नहीं है, ये मैडम के ज़माने की हैं। नसीबो भी और सायरा भी, हुमैरा अरशद भी। जब हुमैरा अरशद ने ये गाना मैडम नूरजहां जी का गाया था, सदा हूँ अपने प्यार की, उस वक़्त मैडम याद थी, लेकिन वो क्या कह सकती हैं किसी को, क्योंकि उनके गाने ही इतने गाए। मेरे ख्याल से कि कोई सिंगर कंप्लीट नहीं फीमेल हो सकती जितनी देर मैडम नूरजहां जी का गाना ना गाए। लेकिन ये है कि मैडम नूरजहां जी का कितना भी अपना गाया हो, जो भी गाया हो, अच्छा गाया हो, बहुत अच्छा गाया हो, लेकिन जब मैडम नूरजहां जी का कोई सिंगर गाना गाएगी ना, तो वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, अलग से हो जाता है। लेकिन उन जैसा या उनके जैसा तो कोई नहीं गा सका आज तक। 4 आने भी कोई गा ले मैडम नूरजहां जी को, अगर लोग समझे कि ये ठीक है, उसका 4 आने तो हक अदा कर रही है, वो भी बहुत बड़ी बात है। नामवर शख्सियत तारिक अजीज की याद में मुनक्किद की जाने वाली तकरीब में शिरकत की।
आपने खुद कितने गाने गाए होंगे, कुछ याद है फिल्मों के, टेलीविज़न पे, या आपकी जो ऑडियो थी कैसेट उस पे कितना गाना? देखें, टीवी पे जो मैंने गाने गाए उसमें यह था कि स्पेशल अवार्ड दिया गया मुझे पीटीवी की तरफ से कि आपने मेल और फीमेल में से सबसे ज़्यादा गाने रिकॉर्ड करवाए। अच्छा। तो फिल्मों में तो बहुत कम किया कि मेरा ख्याल 120 या 150 फिल्मों के लिए गाने गाए। गाने ये नहीं 150 गाया फिल्मों के लिए। एक फिल्म में 2-2 गाने भी होते थे, 3-3 भी होते थे। तो इसलिए कोई, मेरा ख्याल है कि कोई उसकी नहीं मुझे अंदाज़ा कि कितने गाया है। और प्राइवेट जो किए, कैस्टों के गाने किए, वो तो बेइंतहा उस वक़्त थे, क्योंकि उस वक़्त ये सीडी का दौर नहीं था, कैसेट का दौर था। तो बहुत सारे पूरी कैसेटें लोगों ने रिकॉर्ड करवाई। आपकी नज़र में आपको कौन से गाने बेस्ट लगते हैं, जो बहुत अच्छे स्ट्रीट सॉन्ग भी बने हों? मैंने बहुत रिकॉर्डिंग की है, कुछ अंदाज़ा ही नहीं है। और सबसे जो पीटीवी पे मैंने काम किया वो मियां शहरयार म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उनके साथ किया। पंजाबी बहुत किए, उर्दू बहुत किया, अरफाना कलाम बहुत किया। और उनका एक नगमा था जो कि पीटीवी पे बहुत बार चला, वो था पिया नाम का दिया जला है सारी रात। ये अमजद इस्लाम अमजद साहब का लिखा हुआ था। अच्छा। और इसकी धुन जो है वो मियां शहरयार की थी। दूसरे बेस्ट गानों में अख्तर शानखिया साहब का नाम आता है, जिस गाने से मेरी पहचान हुई दुनिया में, और अभी तक लोग वो सुनना पसंद करते हैं। शाम से पहले आ जाना, दीवारों से डर लगता है, तुझ बिन सोना घर लगता है, ये अख्तर शानखिया साहब की ट्यून थे। फिर आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला? जी हाँ, 2005 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, और मेरे आपने काम के बलबूते पे मिला। उसमें कोई किसी ना सिफारिश थी। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस या सरकारी एजाज़ जो हैं वो सिफारिश या किसी के कहने से भी होते हैं या मिलते हैं? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल के मुताबिक तो आधे जो हैं वो सिफारिश पे ही होते हैं। हाँ। क्योंकि एंड तक जहाँ फाइलें पहुँचती हैं वहाँ से चेंज हो जाती हैं फाइलें। हाँ। लेकिन मैंने तो अपने पूरी जो मैंने काम किया उसका अल्लाह ने मुझे सिला दिया। एक तासुर है पाकिस्तान में कि जी फनकार जब बहुत कामयाब होता है, एक वक्त होता है, अरूज भी होता है, तो पैसे भी कमाता है, लेकिन जब वो अरूज ख़त्म होता है तो फिर पैसे की और बहुत सारी चीज़ों की किल्लत हो जाती है। ऐसा होता है फनकार? बिल्कुल होता है। क्या क्यों नहीं वजह होता? उसकी वजह ये है कि जो जिस वक्त टाइम होता है फनकार का, देखिए एक टाइम आता है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन जो नहीं संभालते कई फनकार ऐसे हैं जिन्होंने अपना घर भी नहीं बनाया हुआ और बहुत पैसा कमाया। जिस तरह का आर्टिस्ट का नाम होता है या जिस तरह वो मशहूर होता है, साथ साथ उसके लवाजमात भी बढ़ जाते हैं। ठीक है ना जी, वो भी खर्चा आप देख लें। तो बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट हैं कि जिन्होंने अपना आप सेव करके अपना घर भी बनाया, गाड़ी भी रखी, सब कुछ। लेकिन अब जो मौजूदा हालात हैं उसमें मेरे ख्याल से कि जो पुराने आर्टिस्ट हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। उनको हुकूमत को कम से कम पूछना चाहिए, जो भी हुकूमत आए, कि फ़नकार जो हैं, जो हमारा, वैसे तो कहते हैं जी हमारा ये सरमाया है। अच्छा, फनकार जब जिंदा होता है तो हम मेहदी हसन साहब के भी आखिरी अयाम आपको पता है। जी जी जी। माली तौर पे उनकी बड़ी मुश्किलात रही। बहुत से लोग ऐसे ये हैं जिनको आखिरी अयाम में बड़ी दिक्कत रही। बिल्कुल। पैसा नहीं था, इलाज नहीं था, कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं था। तो जाने के बाद हम उसे बहुत ज़्यादा करते हैं जी क्या बात है, वो चले गए, इतने बड़े थे, वो थे, बस क्या बात ही रह जाती है हकीकत में। देखे मेहदी हसन साहब का तो देखे ना कि उनके तो खैर माशाल्लाह शादियां भी 3 थी, बच्चे भी 13 थे। उनको सबको एडजस्ट करना, उनका तो आप देख ले कि इतना ज़ाहिर है जब बच्चे छोटे हैं तो ख़र्चा तो बाप को ही करना पड़ता है ना। तो उनका तो ख़र्चा भी बहुत था।
इसीलिए वो थोड़ा सा, लेकिन गुलाम अली साहब देख लें आप, उन्होंने माशाल्लाह अपना घर भी 1-2 इधर डिफेंस में बनाए हैं, गाड़ियाँ भी उनके पास हैं, जिन्होंने अपना आप संभाल लिया फनकार उस वक़्त में। जब उस पे वक़्त होता है तो वो फिर संभाल लेता है, तो वो अभी तक फिर बैठ के। लेकिन ज़्यादातर हमारे आर्टिस्ट जो हैं, जिनमें मसूद राना साहब शामिल हैं, आपको पता है कि फ़िल्मों में इतना कमाया उन्होंने, इतना नाम भी कमाया, पैसा भी कमाया। मुनीर हुसैन साहब थे, ए नैयर साहब थे, इसी तरह हमारे काफ़ी सारे आर्टिस्ट। फीमेल में से माला बेगम को ले लें, ये कुछ बना नहीं सके अपना। मेहंदी हसन साहब तो बहुत ही अच्छा गाते थे। आपको उनका कोई गीत, कोई गज़ल जो बहुत पसंद हो? मेहंदी हसन साहब की जो गज़लें गाई हुई वो तो मुझे सारी पसंद है। लेकिन जो आपकी बड़ी फेवरेट है? नहीं, मुझे फेवरेट तो वो ज़्यादा है, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए। अगर आप एक 27 की सिर्फ सुना देंगी। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। जब आप आई गुलूकारी के मैदान में तो तब आपकी हम असर या आपकी कुलीग, आपके साथ गाने वाली कौन कौन सी थी? जब मैंने फिल्म का कैरियर कराची से शुरू किया, उस वक़्त कराची स्टूडियो में भी फिल्में बनती थी। वहाँ मैंने और महनाज ने एक सिंधी फिल्म का ड्यूट किया था। उसका भी पहला गीत था, मेरा भी पहला गीत था। वो बुर्का पहन के आती थी स्टूडियो में महनाज, तो वहाँ पे उसके साथ मेरा कैरियर शुरू। तो फिर आपकी दोस्ती ज़ाती तौर पे किन से रही? ये दोस्ती मेरी नाहिद और इससे महनाज से ज़्यादा थी। आपका घर जो है तारीखी है, आपकी यादें भी बड़ी मशहूर हैं और बड़ी अच्छी आपकी मेमोरी भी है। आपके घर में एक बड़ा वाक़या हुआ था बहुत साल पहले कि इतनी बड़ी आर्टिस्ट सलमा आगा और गुलूकारा, आज की गुलूकारा शाहिदा मिनी जो है, उनकी लड़ाई हो गई थी। हुआ क्या था वो बात? होता है बहुत बरस पुरानी बात है। हाँ, पुरानी बात है, बहुत ज़्यादा है। इसी ड्राइंग रूम की बात है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। असल में उन दिनों इन दोनों की बहुत ज़्यादा चपलस चल रही थी, बयानबाजी की हद तक, अखबारी बयानात, क्योंकि उस वक़्त मेरा मीडिया तो था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक था नहीं, प्रिंट मीडिया था। तो उनकी जो वो बयान दे रही, उधर से वो दे रही, मुझे नहीं पता कि बात क्या थी अंदर की। आप यकीन करें कि मुझे नहीं इल्म था। ये ज़रूर सुनते रहते थे कि उनकी झगड़ा चल रहा है, वो बयान देती है, उसके बाद जवाब में वो बयान देती हैं, वो सलमा आगा दे रही हैं, वो शाहिदा मिनी दे रही हैं। तो 4 मुहर्रम को क्योंकि मेरे यहाँ न्याज होती है, आप यकीन करें कि मुझे ये इल्म नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी, कि बात हाथापाई तक पहुँच जाएगी। मैंने शाहिदा मिनी को भी बुलाया न्याज पे, वो तो हमेशा आती है, मैं भी उनके यहाँ जाती हूँ। जब 13 मुहर्रम को उनके न्याज होती, 4 मुहर्रम को मेरे घर होती है। तो सलमा आगा को भी मैंने बुलाया। अच्छा, अब सलमा आगा इधर बैठी हैं, वो टीवी पे नोहा रिकॉर्ड करके आई थी। बुर्का उन्होंने पहना हुआ था, नीचे कुछ और था पहना हुआ, पैंट शर्ट थी या क्या थी, ऊपर उन्होंने ये अबाया पहना हुआ था। वो इधर अंदर जहाँ ये बैठे हैं, लड़का बैठा है इधर, वो फ़ोन पे बातें कर रही हैं।
अब शायदा मिनी जब आई तो मैं उनको ना अंदर बेडरूम में ले गई। मैंने कहा आप इधर बैठे। अच्छा, ऐसा इत्तेफाक हुआ कि टाइमिंग दोनों की एक ही हो गई आने की। अब ये है कि मैंने शायदा मिनी जी को बिठा दिया उधर बेडरूम में। वो बड़ी हैरान हुई, आपने इधर क्यों बिठा दी, ड्राइंग में कोई मेहमान बैठे हैं? मैंने कहा नहीं, मेहमान तो कोई नहीं है, वो बस सलमा आगा उधर बैठी, इसीलिए मैंने आपको, वो दोनों के बयानबाजी चल रही। हाँ। तो कहती है मुझे क्या कहना है, मुहर्रम के दिन है, शौक के दिन है, मुझे क्या कहना है। उसने दरवाज़ा खोला तो अंदर आ गया। जब अंदर आई हैं तो सलमा आगा उधर दीवार की तरफ मुंह करके ना फ़ोन सुन रही थी। तो ये इधर से गुजरी हैं जब, तो पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या बात हुई है। बस फिर वहीं से झगड़ा शुरू हो गया कि बोतलें एक दूसरे को मार रही और मैं हाथ जोड़ रही दोनों के आगे। मैंने कहा खुदा के लिए देखे कौन से दिन है मुहर्रम के, और इमाम की पूरी है, इस पे झगड़ा नहीं करते। बस हाथ जोड़ जोड़ के मैं इसको सलमा आगा को बाहर ले गए। वो तो अपनी गाड़ी में बैठ गई। फिर शायदा मिनी बहुत ये क्या है ये, मैंने कहा आप भी खामोश हो जाए। मैं उनके आगे भी हाथ जोड़े। मैंने कहा ये वक्त नहीं है, ये दिन नहीं है झगड़ा करने का। बहरहाल वो इस तरह हुआ था झगड़ा। बाद में फिर आपस में मेरे ख्याल सुलह भी उनकी हो गई थी। तो आप पे तो नहीं ये इल्ज़ाम लगा कि आपने दोनों को हमें क्यों बुलाया है, क्या झगड़ा करवाने? मुझ पे इल्ज़ाम तो लगा था, लेकिन वो सबको मेरा पता था कि ये इस तरह का इसका ज़हन शरारती ज़हन नहीं है। तो वो उनको भी मैंने मुतमिन किया, सलमा आगा को भी मुतमिन किया। मैंने कहा भाई देखिए मेरा तो इसमें कोई कसूर ही नहीं है, ठीक है ना जी। तो बस इत्तेफाक से ही हो गया। दूसरा ये है कि मुहर्रम के दिन, शौक के दिन में, इसमें तो लड़ना अच्छा ही नहीं लगता।